दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। चांद बाहर ठीक से नजर नहीं आ रहा था, पर फिर भी जाने कैसे उसके दूधिया उजाले का कुछ हिस्सा छिटक कर मुझ पर कहीं से पड़ रहा था। जनवरी के पहले हफ्ते की सर्द रात थी और कुछ दिनों से हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। तो कुल मिलाकर ठंड इतनी बढ़ गई थी कि रजाई कंबल लेने के बावजूद हड्डियों में सिहरन सी दौड़ती रहती थी। रह रह कर हाथों की उंगलियां सुन्न पड़ जाया करती थी। रजाई ओढ़े अपने दोनों हाथ अपनी दोनों टांगों के बीच दबाए मैं काफी देर से सोने की नाकाम कोशिश कर रहा था। घर की छत पर बने इस कमरे की दीवारें सिर्फ ठंडी ही नहीं थी, बल्कि उन डिस्टेम्पर से पटी दीवारों की सतह पर भी हल्की हल्की ओस तैर रही थी। मेरे कमरे की बड़ी सी खिड़की के कांच के चौकोरों पर देखने से मालूम होता था कि कैसे बाहर पूरे माहौल को एक गहरी धुंध ने कुदरत के बनाए एक सफेद दुपट्टे से ढांप लिया था। एक ऐसा दूधिया दुपट्टा जिसके पीछे कहीं चांद का सफेद उजियाला और बाहर गली में लगे खंबे पर जलता छोटा पीला बल्ब दोनों मिलकर उन दोनों रोशनियों को मिलाकर एक नया ही रंग दे रहे थे। खिड़की के उन चौकोर कांच के टुकड़ों पर जब बारिश की हल्की महीन बूंदें पड़ती थी तो एक लय के साथ साथ कई तरह के आकार पैदा होते थे। कई ऐसे अनजाने चेहरे नुमाया होते थे जो मुझे एक टक घूर रहे थे, पिघल रहे थे, अपनी पल दो पल की जिंदगी जीकर साथ ही साथ बारिश की अगली बूंद पड़ने से धीरे धीरे फना हो रहे थे, अपना अगला जन्म किसी और रूप में लेने के लिए। जैसे मेरे मन के सारे डर उन कांच के टुकड़ों पर कोई अनजाना सा कलाकार पानी की कलम से उकेर रहा था। इन बूंदों की बदस्तूर आने वाली टप टप की हल्की आवाजों के बीच भी वहां पसरे एक गहरे सन्नाटे को महसूस किया जा सकता था। ऐसे में उस सन्नाटे को चीरती हुई एक साइकिल की घंटी ने जैसे मेरे रोम रोम को कपा दिया था। ट्रिन 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 की वो आवाज ही काफी थी उस गहरे सन्नाटे में किसी का खून जमा देने के लिए, कि उसके साथ ही किसी इंसान के गले से निकली एक और आवाज ने मुझे जैसे अपने बिस्तर में लेटे लेटे ही किसी कब्र में गाड़ दिया था। हे, काला बरगद चलेगा क्या? इस आवाज ने न सिर्फ मुझे डरा दिया था बल्कि हैरान भी कर दिया था। रात का लगभग 1:45 बजा होगा उस वक्त, और इस कड़कड़ाती चाकुओं की नोक सी चुभती ठंड और कानों के पर्दों के साथ साथ दिल के सारे तारों को झंझना देने वाली ये पुकार। हे, काला बरगद चलेगा क्या? ये पुकार आखिर किसकी हो सकती थी? ये इतनी रात में कौन किसको किस काले बरगद पर ले जाने का न्योता दे रहा था? मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मेरे साथ की छोटी सी चारपाई पर लेटा गनाई अपनी गर्दन और सर खुजलाता हुआ, करवट सी लेता हुआ धीरे से मेरे कानों के पास सरगोशी करता हुआ बोला, 3 चक्का निकल रहा है बाबू, कोई जवाब मत दियो, सो जा, और नहीं सोना तो चुपचाप पड़ा रहे। कौन? क्या? कौन 3 चक्का? सो जा बाबू,
आवाज मत कर, प्रेत का बेला है। हर रात प्रेत की रात होती है यहाँ। हर गली नुक्कड़ पर प्रेतों का साया रहता है। सांस भी ऐसे ले कि तुझे खुद को भी मालूम ना पड़े कि तू सांस ले रहा है। सूरज निकलने पर जब दिन अपना होगा ना, तब बात करेंगे। चल, अब सो जा, सो जा। ना चाहते हुए भी मैंने सांस रोक ली थी। दम खुश्क था और शरीर सूखी लकड़ी सा अकड़ा हुआ उस रजाई में पड़ा था, जो अपनी पूरी कोशिश के बाद भी मेरी ठिठुरन को कम नहीं कर पा रही थी। कोई भी सदमा या हादसा तुम्हारी आंख पर हमला करने से पहले तुम्हारे दिल पर वार करते हैं। इस बात का अंदाज़ा मुझे मेरे दिल की बढ़ती धड़कनों से महसूस हो रहा था। धौंकनी की तरह धड़कता मेरा दिल इस बात का सबूत था कि हो न हो कोई बड़ा खतरा मेरे चारों ओर मंडरा रहा है। कुछ बार डर असल होता है और काफ़ी बार सिर्फ मन का वहम। पर ऐसे माहौल में मन में तरह तरह के वहमों का उठना कोई गैर मामूली बात भी नहीं थी। गनाई, एक अनाथ बच्चा जो इस घर में जिसमें मैं ठहरा हुआ था, उस घर में रहने वाली एक अकेली औरत बंसी काकी को कहीं सड़क के किनारे बैठा मिला था। बैठा क्या, लगभग बेहोश ही था वो भूख से। जब उस बिन औलाद की बांझ बंसी काकी ने उस 7 साल के बच्चे को इतने बुरे हाल में देखा तो उससे रहा नहीं गया और वो उसे अपने साथ उठा लाई थी। ये घर हमारे पुरखों के किसी दूर के जानकार का था, जिसमें कितने ही बरसों से ये परिवार, जिसकी ये बहू बंसी काकी बन के आई थी, वो परिवार रहता था। उस परिवार में भी एक विधवा माँ और एक अकेला बेटा ही थे। पर बंसी काकी की किस्मत में काफ़ी समय से जैसे दुखों की एक लंबी कतार हमेशा इस इंतज़ार में रहती थी कि एक दुख से जैसे ही वो उभरे, वैसे ही एक नया दुख तैयार ही रहता था उनकी ज़िंदगी पर हमला बोलने के लिए। बंसी काकी की माँ तो उनके बचपन में ही चल बसी थी, तो उन्हें एक सौतेली माँ के तानों और उल्हानों ने ही बड़ा किया था। वो तो उनका रूप रंग था जो इस रिश्ते के लिए उनके काम आ गया था, तो इस बड़े घर की ओर से सामने से उनका हाथ मांगा गया था। देव बिहारी तो पूरी तरह लट्टू थे अपनी नई दुल्हन पर शादी के बाद भी उनकी ये खुशी ज़्यादा दिन टिकी नहीं और यहाँ बंसी काकी की टोली उस आंगन में उतरी और ठीक 40 दिन के अंदर अंदर उनकी विधवा सास का भी स्वर्गवास हो गया था। देव बिहारी अपनी माँ का जाना सह नहीं पाए थे और कुछ ही महीनों में उन्होंने चारपाई पकड़ ली थी। इससे पहले कि बंसी काकी के बांझ होने का राज खुलता, देव बिहारी भी शादी का 7वां महीना लगते ही दूसरी दुनिया को कूच कर गए थे। पर लोगों के मुंह जो पहले दबे मुंह बातें करते थे, वो देव बिहारी की अर्थी उठते ही खुलने लगे थे। पर किसी तरह रेगिस्तान में कोबल फूटी और यहाँ देव बिहारी की आत्मा ने स्वर्ग में कदम रखा होगा और वहाँ बंसी काकी 3 महीने के गर्भ से थी। ये बात दाई काकी ने पूरे मोहल्ले में फैला दी थी और कुछ नहीं तो बंसी काकी को जिंदा रहने का एक बहाना मिल गया था शायद, वरना वो तो अपने पति की अर्थी के साथ ही सती होना चाह रही थी। इधर ये बेचारा जीव जो अभी काकी के गर्भ में पल रहा था, उसे भी कोसने में जमाने वालों ने कोई कसर नहीं रखी थी। जैसी माँ वैसा ही बच्चा। माँ घर में कदम रखते ही सास को खा गई और बच्चा माँ के पेट में आते ही बाप को खा गया। ऐसी दिल को चीर देने वाली बातें सुन सुनकर बंसी काकी की आंखें हमेशा नम रहती थी। ऐसे में उनका सहारा थी तो बस इस हवेली की सूनी दीवारें और देव बिहारी की मुट्ठी भर यादें। शायद वो बंसी काकी की जिंदगी के सबसे अनमोल पल रहे होंगे, जिन्हें वो रोज अपने मन में समेटे किसी तरह खुद को अपने आने वाले बच्चे के लिए जिंदा रखे हुए थी। समय बीता
और उनकी गोद में एक नन्ही सी कली खिली। उस सोनी हवेली की दीवारें जैसे उस नन्ही सुमिता की किलकारियों से एक बार फिर जी उठी थी। यहाँ सुमिता 13 की हुई और एक दिन घने तूफान में घर लौटते हुए किसी सूनी सड़क के एक कोने में एक दीवार से चिपक कर लगभग भूख से बेहोश गनाई खुद को किसी तरह तूफान से बचाने की कोशिश कर रहा था। सुमिता के मन में हमेशा से एक छोटे भाई के होने का अरमान था, जिसे बंसी काकी ने गनाई को गोद लेकर पूरा किया। गनाई को माँ और बड़ी बहन मिल गई थी, तो बंसी काकी को उनके आने वाले अकेले बुढ़ापे का एक सहारा। एक वो दिन था और एक आज का दिन। आज सुमिता पूरे 20 की हो चली थी और उसका रिश्ता मेरे माता पिता को मेरे लिए भेजा गया था। देव बिहारी मेरे पिताजी के पुराने दोस्त थे। पूरी जिंदगी यहाँ के दकियानूसी लोगों की बातें सुन सुन कर बंसी काकी ने फैसला कर लिया था कि सुमिता को इस जगह से जितनी दूर भेज दिया जाए उतना ही अच्छा, और शादी से बेहतर और क्या कारण हो सकता था। अपने जिगरी दोस्त की बेटी के रिश्ते का खत मिलते ही पिताजी ने मुझे सुमिता को देखने भेज दिया था। एक आज्ञाकारी बेटे की तरह मैं भी आज शाम ही पूरे 12 घंटे का सफर तय कर इस हवेली में पहुंचा था। अभी तक सुमिता को देखने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। हवेली में ऊपर की मंजिल पर बने कमरे में मेरे रहने और सोने का इंतजाम कर दिया गया था, और शायद यहाँ के भयानक वातावरण के मद्देनजर ही काकी ने गनाई को मेरे साथ सोने के लिए कहा था। खैर, दीवार पर लगी घड़ी पर नजर गई तो लगभग रात का 1:30 बज चुका था। मैं अभी भी सोने की पुरजोर कोशिश में था कि तभी कमरे की दीवारों पर मुझे एक रोशनी सी रेंगती महसूस हुई। इससे पहले कि उसे ठीक से देखा जाए, वो पूरे कमरे में एक तेजी से तैरती हुई गुजर गई। मैंने घबरा कर रजाई अपने सर के ऊपर कर ली। मेरा बदन बुरी तरह कांप रहा था। अपनी आधी मूंदी आंखों में से रह रह के उस कमरे की दीवारों को मैं टटोल ही रहा था कि तभी मुझे लगा जैसे मेरे बिस्तर और खिड़की के बीच में कोई मौजूद है। मेरे एक ओर गनाई का बिस्तर था और दूसरी ओर खिड़की। खिड़की और मेरे बिस्तर के बीच कुछ जगह थी। उस पल जैसे वक्त थम सा गया था। वो एक पल कई 100 पलों सा भारी हो गया था। ना चाहते हुए भी रजाई से मुंह निकाल खिड़की की ओर दबी निगाहों से देखा तो खिड़की के एकदम साथ बाहर की ओर एक आदमी एक लालटेन हाथ में लिए मुझे घूर रहा था। लालटेन उसके चेहरे के एकदम पास थी और ऐसे में उसके चेहरे की भयानकता और ज़्यादा बढ़ गई थी। उसके बड़े बड़े दांत, जिनमें से कुछ दांत गायब थे, एक आंख मोतियाबिंद से खराब सी लगती थी और दूसरी आंख पूरी तरह काली थी। उसके दूसरे हाथ में उसने एक लाल सी किताब पकड़ रखी थी, जिसकी ओर वो रह रहकर देख रहा था। ना तो आसपास पड़ने वाली बारिश की बूंदों का उस पर कोई असर दिखता था और ना ही अपनी खराब आंखों के बावजूद उसका ध्यान उस किताब से हटता था। उस नीरव रात में जब आसमान काफी देर से गहरी सिसकियां ले रहा था, वो खौफ धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रहा था। उसका लालटेन वाला हाथ हवा में उठा और खिड़की के आर पार हो गया। इसके बाद उसका पूरा बदन किसी धुएं के बादल की तरह उस कमरे में से मेरे बिस्तर के साथ आकर रुक सा गया था। मैंने देखा तो उसके पूरे बदन से हल्का हल्का भाप जैसा भीना भीना धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था कि जिस धुंध में से तैरता हुआ आया है, शायद उसी धुंध का बना हुआ है। इस पूरे वाकये के दौरान ना तो उसकी पलकें झपकी थी और ना ही मेरी। उस किताब को देखते हुए उसके होंठ धीरे से हिलते दिखाई दिए और एक सरसराती सी आवाज उस कमरे को कपा सी गई। एक छोर जहां बैठा बरगद, एक खौफ है सरहद सरहद, रात घूमती उसकी छांव,
कौन गिने बरगद के पांव। रूहों का जब लगता धक्का, लेके निकलूं 3 चक्का। पूछूं दर दर एक ये बात, चले काले बरगद के पास। काला बरगद चलेगा क्या? और इसके बाद वो आदमी उबलते पानी से उठती भाप की तरह धीरे धीरे एक बादल के टुकड़े की तरह हौले से पीछे होता उसी धुंध में कहीं खो सा गया था। उसके हाथ में पकड़ी लाल किताब दूर से देखने पर भी किसी लाल बल्ब की तरह जगमगा रही थी। उस रूहानी खौफ के उस धुंध की कब्र में दफन होने के बाद भी जाने कैसे कुछ पलों तक उसकी लालटेन उसी तरह उस कमरे में काफी देर झूलती रही। इससे तो अच्छा मौत ही आ जाती। इस पल में जिंदा रहना 100 मौतों के बराबर था। मैं एकटक उस लालटेन को देखता रहा और फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद वो लालटेन भी उस खिड़की को पार कर उसी धुंध में तैरती कहीं खो गई थी। मेरी हिम्मत अपनी गर्दन हिलाकर अब घड़ी को देखने की भी नहीं थी। उस सुन्न मुर्दा अवस्था में मैं तब तक पड़ा रहा जब तक मेरी आंख नहीं लग गई। सुबह उसी खिड़की से सूरज की तेज किरणों ने जब मेरे चेहरे पर अटखेलियां करनी शुरू की, तब कहीं जाकर मेरी पलकें हल्की हल्की खुलनी शुरू हुई। अब तक बारिश रुक चुकी थी, पर हवा में अभी भी काफी नमी और ठंडक बनी हुई थी। मैंने बाहर देखा तो छत पर यहाँ वहाँ काफी पानी जमा था। सुबह के उजाले में मौसम कुछ बेहतर लग रहा था। इससे पहले कि मेरे होश पूरी तरह लौटे, गनाई के सीढ़ियों पर दौड़ते कदम "ओ बाबू, ओ बाबू" चिल्लाते हुए मेरी ओर आ रहे थे। हाँफता हुआ गनाई जब ऊपर पहुंचा तो तब तक किसी तरह अलार्म क्लॉक सा झंझना रहा था। "चलो बाबू, देवी काकी बुला रही हैं।" उसके हाथ में हल्के गुनगुने पानी का एक गिलास और दातुन था। "ये लो बाबू, दांत मांज लो वहां सामने छत पर, और उसके बाद जल्दी नाश्ते के लिए नीचे आ जाओ, सब आपका इंतजार कर रहे हैं।" घर के लोग देव बिहारी की ब्याहता होने के कारण बंसी काकी को देवी काकी भी कहा करते थे। रात के वाक़ये ने मेरे मन के साथ साथ मेरे पूरे बदन को भी बुरी तरह तोड़कर रख दिया था। चाह कर भी मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। गनाई ने मेरे माथे पर हाथ रखा और बोला, "बाबू, तुम्हें तो तेज बुखार है।" और इतना कहकर गनाई उल्टे पांव दौड़ता हुआ सीधा नीचे गया और देवी काकी को साथ लेकर ही वापस ऊपर आया। माथा और गला देखने के बाद देवी काकी ने झट से गनाई को कहा कि जल्दी बाहर जाकर कोई टांगा रुकवाओ और टांगा मिलते ही मुझे आवाज़ देना, मैं इन्हें लेकर नीचे आ जाऊंगी। इन्हें अभी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। कुछ देर बाद ही मैं गनाई और बंसी काकी के साथ टांगे पर बैठा उस इलाके की गलियां छान रहा था, और साथ में चली आई थी सुमिता भी, जिसे पहली बार मैंने अभी देखा था। उसे देखकर मैं बिल्कुल भूल गया था कि मेरे साथ रात को क्या हो गुजरी है। जवानी की एक खूबसूरत महक होती है, ये मुझे सुमिता के पास बैठकर ही मालूम हुआ। अभी यौवन की दहलीज पर कदम रखने वाली सुमिता सीधे मेरे दिल में उतर गई थी। चौड़ा माथा जो काले बादलों से जुल्फों से ढका हुआ था, उस पर चांद की तरह चमकती छोटी सी बिंदिया, तीखे नैन नक्श, और अपने गुलाबी लबों को हरकत देते हुए धीरे से पूछना, "कैसे हैं आप?" एक बार फिर मेरा रोम रोम कांप गया था। मन हुआ कि यहीं से कूद कर सीधा वापस जाने वाली गाड़ी में बैठूं और पिताजी से पत्र लिखवाकर शादी की तारीख तय कर सीधा बारात ले आऊं। पर हालात को देखते हुए मन के घोड़ों को एकदम लगाम से लगाने पर मजबूर था मैं। उसी दौरान नजर गई तो सब गलियां कूचे ऐसे आबाद थे जैसे रात में यहाँ से कोई तूफान गुजरा ही ना हो। पर किसे मालूम था कि रात को गुजरा तूफान
कैसे मेरे दिल की जड़ों तक को झकझोर गया था। टांगे के पहिए और मेरे मन में उठते सवाल बदस्तूर घूमते रहे, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और इसी तरह डॉक्टर से दवाई लेकर दोपहर तक हम वापस लौट आए थे। डॉक्टर के हिसाब से सिर्फ मौसमी बुखार ही था। डॉक्टर के कहे अनुसार हल्की खिचड़ी खाकर और दवाई लेकर मैं सोने चला गया था। दवाई का असर रहा होगा और कुछ रात की नींद की कमी से मेरी आंख सीधे शाम ढलने के बाद ही खुली। 7 बजे होंगे शाम के। मैं बिस्तर से उठकर उस छत पर टहलने चला गया था। छत से नीचे का नज़ारा देखा तो 7 बजे ही लोग दुकानें बढ़ा रहे थे। सड़क पर चलने वालों के कदमों में सुबह से भी ज़्यादा तेज़ी थी, जैसे रात घिराने से पहले सब के सब अपने घर पहुंच जाना चाहते हों। वहां के नज़ारे को देख मैं पलटा और जाने अनजाने में उसी खिड़की के बाहर बिल्कुल वहीं जाकर आ खड़ा हुआ था जहां रात को वो 3 चक्का अपनी लाल किताब और लालटेन लिए मेरा दम खुश्क कर रहा था। बाहर से अपने बिस्तर को देख किसी अनजाने एहसास से मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि तभी मुझे अपने पीछे से एक हल्की महीन सी आवाज़ सुनाई दी। अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैंने पलट कर देखा तो मन में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई थी। पीछे सुमिता चाय के 2 कप लिए खड़ी थी। आप बहुत सुंदर हैं सुमिता जी। किसी खराब पड़े नल की तरह मेरी जुबान से जाने कैसे वो लफ्ज़ बेख्याली में ही टपक गए थे। जी, मेरा मतलब आपका ये घर बहुत सुंदर है सुमिता जी। क्षमा कीजिएगा, मैं गलती से कुछ और बोल गया। ओह समझी। तो आप कह रहे हैं कि मैं सुंदर नहीं हूँ? जी नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, आप ये चाय लीजिए, ठंडी हो रही है। शरारत करते हुए भी सुमिता के चेहरे पर शर्म साफ झलक रही थी। चाय को अपने एक हाथ से दूसरे हाथ में लेते हुए जैसे हम दोनों बुत से बने खड़े थे। अनजाने में हम दोनों के हाथों की उंगलियां एक दूसरे से टकराईं और सुमिता के हाथ से कप लेकर दूसरे हाथ से मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बोला, शादी करोगी मुझसे? हाय राम। बस इतना कहकर लजाती हुई सुमिता अपना हाथ एक झटके से छुड़ाकर तेजी से नीचे भाग गई थी। उसके हाथ में पकड़े चाय के कप से छलक कर चाय छत से लेकर कमरे के फर्श तक फैलती चली गई थी और सीढ़ियों से गुजरती हुई उसकी पायलों की झनकार काफी देर तक मेरे कानों से लेकर मेरे दिल को छूती चली गई थी। सुमिता से एक लंबी मुलाकात की इच्छा मेरे मन में उड़ान भरने लगी थी। चाय की चुस्की लेता हुआ मैं जब ख्यालों से निकल वापस होश में आया तो देखा आसपास धुंध गहराने सी लग गई थी और दूर दूर से दुकानों के शटर गिरने की आवाजें पूरे इलाके में गूंज रही थीं। आसमान हल्के सलेटी नीले से बदलकर कुछ गहरा काला रंग ले चुका था। सन्नाटा धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा था, एक अलग तरह का सन्नाटा जो शायद अपने भीतर एक आने वाले तूफान को समेटे हुए था। उस धुंध को देख और अंधेरे के साथ बढ़ती ठंड से मेरी कपकपी सी छूटने लगी थी। चाय का खाली प्याला लिए मैं वापस कमरे में आया और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। अंदर कमरे में आकर भी ठंड से निजात नहीं मिली थी। जाने कैसे अचानक ही पारा काफ़ी गिर गया था। उस धुंध और अंधेरे के साथ साथ धीरे धीरे सन्नाटा भी गहरा गया था। कुछ देर बाद कमरे में किसी के तेज तेज सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। ती न ती
प ही या। उन 6 कांच के टुकड़ों पर कोई अपनी उंगली फिराकर एक एक अक्षर उस कांच पर जमी भाप में उकेर रहा था। गर्दन के पीछे से लेकर हाथों पैरों की नसों में एक करंट सा दौड़ गया था। बाबू, ए बाबू, एक हाफती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। बाबू, ए बाबू। हाँ, हाँ, कौन? मैं घबराकर अपने बिस्तर से कूद सा पड़ा। दरअसल पहली बार आवाज का जवाब न मिलने के कारण गनाई ने अचानक मेरे कंधे पर हाथ रख दिया था। वो भी बुरी तरह ऐसे घबरा गया जैसे उससे कोई बड़ी भूल हो गई हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें खाने के लिए बुलाने आया था बाबू, मैंने क्या किया? कुछ नहीं गनाई, गनाई चलो। चलते चलते मैंने एक बार फिर खिड़की की ओर देखा तो लफ्ज कुछ हद तक मिट चुके थे। कांपती टांगों से गनाई के कंधे पर हाथ रख मैं सीढ़ी उतर रहा था। तेरी तबीयत तो अब ठीक है ना बाबू? हाँ हाँ, ठीक है गनाई। और कुछ ही देर में हम खाने के कमरे में आ चुके थे। कल से अभी तक मैं हवेली के इस हिस्से में नहीं आया था। यह एक बड़ा सा हॉल था जहां चौधरी देव बिहारी और उनके पुरखों की हाथ से बनाई गई बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी थी। शानदार नक्काशीदार फ्रेम, कोने में एक फूलों के एक आदम कद गुलदस्ते के साथ रखा एक ग्रामोफोन, दीवारों पर पुराने शिकारों के सबूत, कुछ जानवरों के सूखे कटे सर, एक और एक बड़ा सा दीवान और कोई 30-40 लोगों के बैठने के लिए लगे शानदार बड़े सोफे और एक और लगी एक लंबी चौड़ी डाइनिंग टेबल। सामने एक दीवार पर लगभग 7 फुट लंबी और 4 फुट चौड़ी एक घड़ी लगी थी जिसका पेंडुलम एक आदमी की टांग की हड्डी के आकार का था। ध्यान से देखने पर उस घड़ी के फ्रेम के साथ साथ बनी इंसानी खोपड़ियों के अलग अलग आकार दिखाई देते थे। चीखते चिल्लाते, अपना मुंह लगभग ऐसे फाड़े जैसे जाने चीखते हों या किसी का खून मांगते हों। बड़ी छोटी मध्यम आकार की जाने कई 100 खोपड़ियां बनी थीं उस पर। तभी बड़ी तेजी से 8 बजने का घंटा बजा और उस घड़ी के नीचे बने 2 छोटे से किवाड़ अचानक खुले और एक बड़ी सी इंसानी खोपड़ी चीखती हुई दो तीन बार बाहर निकलकर वापस अंदर जाकर बंद हो गई। मुझे लगा जैसे मेरा दिल मेरी छाती से निकलकर बाहर गिर पड़ेगा। मैं लगभग नीचे गिरने को ही हुआ और तभी किसी कांच की गर्म चीज से जा टकराया। मेरे पीछे सफेद साड़ी में लिपटी बंसी काकी हाथ में दाल या सब्जी से भरी एक गर्मा गर्म तश्तरी लेकर कमरे में दाखिल हो रही थी और अनजाने ही घबराहट में मैं उनसे टकरा गया था। किससे डर रहे हैं? इस घड़ी से? ये तो देव बिहारी बाबू के पिताजी के जमाने की है। कोई फिरंगी अफ्रीका से लाया था और हमारे ससुर जी को इतनी अनोखी लगी कि उन्होंने अपनी बैठक का यह हिस्सा बना लिया इसको। देखिए, कोई 1850 का साल गुदा है इस पर। कहते थे असली इंसानी हड्डियों को काट तराश कर ये खोपड़ियां बनाई गई हैं और वो पेंडुलम में भी किसी इंसान के टांग की हड्डी ही है। लगभग पूरी तरह इंसानी कुर्बानी से ही बनी है ये घड़ी। घबराइए मत, आइए यहाँ बैठकर खाना खा लीजिए। लीजिए, थोड़ा सूप बनाया है, गर्मा गर्म पी लीजिए, तब तक हम बाकी खाना लेकर आते हैं। इतना कहकर बंसी काकी खाना लेने चली गई। इस हवेली में कहीं भी जाना एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। यहाँ कमरे से भागकर ऊपर वापस जाऊं तो उस कमरे में एक अलग खौफ मौजूद था।
और यहाँ इस भयानक घड़ी की मौजूदगी। कौन मर्दूद ऐसी चीज अपने घर में रखता है? क्या मुसीबत है। कल सुबह ही मैं कुछ बहाना बनाकर यहाँ से वापस निकल जाऊंगा। इस तरह तो लगता है शादी से पहले ही मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। अभी मैं इतना सोच ही रहा था कि गनाई भागता हुआ कमरे में आया और बोला, बाबू सूप पी ले, अभी तक पिया नहीं, ठंडा हो जाएगा। और इतना कहकर उसने बाउल खोलकर थोड़ा सूप एक कटोरी में डालकर मुझे पीने को दिया और फिर जाने कहाँ चला गया। मैंने भी सोचा कि इसे पीने से ठंड कुछ कम तो होगी, और इसके साथ आनन फानन में पूरी कटोरी एक बार में ही खाली कर दी। कुछ देर बाद बंसी काकी वापस हॉल में दाखिल हुई। इस बार उनके हाथ में एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन था जिसमें से कुछ धुआं सा निकल रहा था, और इसके साथ ही उसमें से इत्र और लोबान की तेज सुगंध आ रही थी। वो रुक रुक कर हवा में कुछ इशारा करती और कहती, आइए आइए यहाँ बैठिए। ऐसा उन्होंने कई बार कहा और इसके साथ ही पूरे हॉल में बिछी बैठक का पूरा एक चक्कर लगाया, जैसे पूरे हॉल में कई लोगों को एक एक कर बैठा रही हूं। इस दौरान उन्होंने मुझ पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इसके बाद वो मिट्टी का धुआं उगलता बर्तन उन्होंने उसी इंसानी हड्डियों से बनी आदमकद घड़ी के सामने रखा और बिना कुछ और कहे चली गई। पूरा कमरा धुआं धुआं हो गया था, पर जहां वो धुआं इस दुनिया के एक हिस्से को ढकता जा रहा था, उसी के साथ साथ ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अचानक किसी दूसरी दुनिया का हिस्सा बनता जा रहा था। अनजाने में उस धुएं के स्रोत, उस बर्तन को देखते हुए मेरी नजरें उस घड़ी की ओर गईं तो मेरे होश फाख्ता हो गए। सामने घड़ी के साथ एक 6.5 फीट ऊंचा लंबा चौड़ा एकदम काला एक अफ्रीकी हबशी खड़ा मुझे घूर रहा था। उसकी वेशभूषा एकदम जंगलियों की तरह थी। शरीर के निचले हिस्से पर बड़े बड़े पत्तों की एक झालर बंधी थी। गले में इंसानी हड्डियों की एक माला, हाथों और पैरों में भी हड्डियों के बने बड़े बड़े कड़े, और उसके कानों में भी बड़े बड़े सफ़ेद कुंडल थे। पूरे चेहरे पर भयानक जंगली निशान थे। अपनी बड़ी बड़ी लाल आंखों से वो कमरे में चारों ओर देखता हुआ कुछ बड़बड़ा रहा था। उससे नज़र हटाना बहुत मुश्किल था, पर मेरे जिंदा रहने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा। मैंने उससे धीरे से नज़र हटाकर उस हॉल में दौड़ाई तो वहाँ एक और भयानक करिश्मा नुमायां हो रहा था। जिन बड़े बड़े फोटो फ्रेम्स में अभी कुछ देर पहले देव बिहारी और उनके पूर्वजों की तस्वीरें लगी थीं, वो सब के सब खाली हो चुके थे, और उनमें दिखाए गए किसी और ज़माने के वो बरसों पहले मुर्दा लोग उस पूरे हॉल की बैठक में लगी डाइनिंग टेबल पर मेरे आसपास लगी कुर्सियों पर बैठे अपनी गड्ढों भरी खोपड़ी नुमा काली आंखों से मुझे घूर रहे थे। पर ना जाने क्यों मैं अब काफ़ी हल्का महसूस कर रहा था। किसी भी तरह के दर्द या घुटन का कोई एहसास मुझे नहीं था, बल्कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं धीरे धीरे हवा में तैर सा रहा था, और ये मेरा कोई सपना नहीं बल्कि सच था। मैं ही नहीं बल्कि मेरी आत्मा उस ऊंचे हॉल की ऊंचाइयों को छूने को बेताब हो रही थी। वहाँ उस सूप की कटोरी के पास मेरा मुर्दा शरीर खून की उल्टी किए लुढ़का पड़ा था। मैं भी उस कमरे में उस मिट्टी के बर्तन से उठते हुए धुएं का एक हिस्सा बन चुका था, और अपने इस नए रूप में उस धुएं के साथ ही यहाँ वहाँ तैरता हुआ जमीन पर वापस उतरकर अपने मृत शरीर के पास पहुँचने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बंसी काकी, सुमिता और गनाई एक अर्थी बनाने का सामान लिए उस कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरों पर एक अजीब सी भद्दी मुस्कान तैर रही थी। बड़े एहतियात से उन्होंने वो सारा सामान जमीन पर लगाकर मेरी लाश को उस अर्थी पर लेटाकर कफन और फूलों से
सजा दिया था। दूर कहीं से कुत्तों और सियारों को रोने की भयानक आवाजें गूंज रही थी। तभी उस घर के दरवाजे पर एक साइकिल रिक्शा की घंटी सुनाई दी। जाने कैसे इसके साथ ही कमरे में लगी सारी बत्तियां अपने आप बुझ गई थीं। शायद प्रेत का प्रहर शुरू हो चुका था। प्रेत का प्रहर शुरू होने का असर था कि किसी भी तरह की अप्राकृतिक रोशनी ने काम करना बंद कर दिया था। पर अपने इस रूप में मुझे वो अंधेरा बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था। उस कमरे में बैठी सारी आत्माएं भी किसी बल्ब की तरह चमक रही थी। वो जंगली अभी भी अपने हाथ हवा में उठाए कुछ बड़बड़ा रहा था। उस रिक्शे की घंटी की आवाज के कुछ देर बाद वही कल रात वाला भयानक आदमी अपनी उसी लालटेन को उठाए धीरे धीरे उस हॉल में दाखिल हुआ। उसने अपना लालटेन उस डाइनिंग टेबल पर रखा और जोर से अपना एक हाथ दूसरे हाथ पर दे मारा। उसकी भूतिया ताली की आवाज उस सन्नाटे को चीरती चली गई। इसके साथ ही उस कमरे में बैठे सारे प्रेतों ने जोर जोर से अपने होंठ हिलाने शुरू किए और बोले, शुरू करो सब मौत का खेला। अब आई है प्रेत की बेला। जब तक बाहर फैला कोहरा, बरकत तक है खौफ का पहरा। मैंने देखा कि सिर्फ उस हॉल में बैठे वो मुर्दे प्रेत ही नहीं, बल्कि उस इंसानी हड्डियों से बनी उस घड़ी में जड़ी हुई छोटी बड़ी खोपड़ियों के मुंह भी हिल रहे थे और सब के साथ इन्हीं शब्दों को बार बार दोहरा रहे थे। प्रेतों के इस खौफनाक शोर के बीच भी वो रिक्शा वाला इस गहरे अंधेरे में अपनी बल्ब जैसी चमकती आंखों से मेरी आत्मा की ओर मुखातिब हुआ और बोला, काला बरगद चलेगा क्या? इसके बाद उन सब आत्माओं ने बंसी काकी, सुमिता और गनाई के साथ मिलकर मेरी अर्थी को उठाया और उस अंधेरे और गहरी धुंध में ढके इलाके से मेरे ही सामने मेरी शव यात्रा निकलनी शुरू हो गई थी। वो सारे के सारे प्रेत मेरी लाश को लगभग हवा में तैराते हुए जाने किस ओर चल पड़े थे। अभी भी मैं अपनी आत्मा को अपनी इच्छा के हिसाब से दिशा नहीं दे पा रहा था। शायद जैसे आदमी के जन्म के बाद उसे चलना सीखने में समय लगता है, उसी तरह इस आत्मा के रूप में ये मेरा नया जन्म ही था। भले ही आत्मा भौतिकी के नियमों से बंधी नहीं होती, पर कहते हैं मौत के बाद जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो अपने अपने संस्कारों के हिसाब से ही वो उस दूसरे लोक की जिंदगी के हिसाब से खुद को ढालने में अलग अलग समय लेती है। और इसीलिए मुझे भी उस ओर बढ़ने में दिक्कत सी आ रही थी, पर फिर भी मैं धीरे धीरे खुद को एक दिशा में मोड़कर गति दे पा रहा था। इंसानी दीवारों के अब कोई मायने नहीं रह गए थे, न तो मेरे शरीर के लिए और न ही मेरे आंखों के लिए। जिस तरह मेरा शरीर उन दीवारों के आर पार जा सकता था, उसी तरह मेरी रूहानी आंखें अब मेरे शरीर की मौत के बाद मीलों दूर तक का इलाका साफ देख सकती थी और देख सकती थी उन प्रेतों के अलावा उस धुंध भरे इलाके में तैरती अनगिनत भटकती रूहें जो बेसब्री से इस भयावनी शव यात्रा में शामिल होने को बेताब हो रही थी। मैंने देखा उस शव यात्रा के उस हॉल से बाहर आते ही वो जंगली वापस मुड़कर हौले से उसी घड़ी में दाखिल हो रहा था। उस घड़ी में लगी खोपड़ियां अब तक शांत हो चुकी थीं, पर मेरी लाश उठाए उन प्रेतों का शोर अब भी वैसे ही जारी था। जब तक बाहर फैला कोहरा, बरगद तक है खौफ का पहरा।
सियारों और कुत्तों का रुदन अब तक काफी तेज हो चुका था। शायद ही ऐसा कोई बदनसीब रहा हो जिसे अपने खुद के जनाजे का हिस्सा बनने का मौका मिला हो, और मैं ही एक ऐसा बदनसीब था जो आया तो एक कमसिन हसीन लड़की से ब्याह करने को था, पर हालात ने मेरा ब्याह शायद पहले ही मौत से तय कर रखा था। हवा में तैरता मेरा प्रेत चाह कर भी प्रेतों के साथ उनकी रफ्तार से चल नहीं पा रहा था। ऐसे में सबसे आगे अपना 3 पहिए का प्रेतनुमा रिक्शा लेकर तैरता हुआ वो रिक्शे वाला प्रेत पलटा और हवा में तैरते हुए मुझे अपने रिक्शे पर बैठा कर चल पड़ा। आगे मैं उस तिपहिया रिक्शे पर बैठा था जिस पर वो प्रेत बैठा अपने पैर बिल्कुल ऐसे चला रहा था जैसे ज़मीन पर रिक्शा चलाने वाला कोई आम आदमी चलाता है, और उसका धुएं से बना वो रिक्शा भी हवा में उसी गति से तैरता हुआ आगे बढ़ रहा था। उसके पीछे गनाई एक मटका उठाई चल रहा था और उसके पीछे बंसी काकी, सुमिता और बाकी सारे प्रेत मेरा शव एक अर्थी पर डाले उसे हवा में तैराते हुए चल रहे थे। पत्थर और गारे के बने मकान दूर कहीं धुंध में देखने से उस धुंध से बने ही लगते थे, और धीरे धीरे वहीं धुंध जैसे उन सबको पी गई थी। कोई आधे घंटे वो खौफनाक मंजर वैसे ही किसी अनजानी मंजिल की ओर बढ़ता रहा। इसके बाद सामने उसी धुंध की एक मोटी चादर के पार एक छोटी सी नहर दिखाई पड़ने लगी थी। उस नहर के पार एक बहुत बड़ा ऊंचा गहरा काला सा बरगद का पेड़ दिखाई पड़ता था। मेरा तिपहिया और वो सब प्रेत ही नहीं बल्कि बंसी काकी, सुमिता और गनाई भी बिना उस नहर में उतरे ही हवा में तैरते हुए उस नहर को पार कर गए थे। वो पूरा काफिला उस बरगद के पास हवा में जाकर ठहर गया था। हजारों आत्माओं की अजीब अजीब सी आवाज़ें उस बरगद के आस पास खौफ की एक नई फसल बो रही थी। वो तिपहिए वाला रिक्शे से उतरा और अपनी लालटेन लिए उसने उस काले बरगद के आसपास कई चक्कर लगाए। कुछ देर बाद अपना आखिरी चक्कर लगाने के बाद वो बरगद के पीछे से एक कुदाल और एक लाल किताब लेकर मेरे सामने आकर ठहर गया था। उस लाल किताब को खोल वो मेरे पास आकर खड़ा हो गया और उस लाल किताब के एक पन्ने की ओर इशारा करते हुए मेरी ओर देखते हुए बोला, कल जीवन था, आज है मौत, सके ना अब कभी तू लौट, मुट्ठी से जो रिश्ती रेत, छोड़ सांस अब तू है प्रेत, इसमें नहीं है मेरी माया, इस औरत ने तुझे बुलाया, गहरी धुंध में दर दर घूमूं, लिए प्रेत बरगद को चूमूं, रोज रात को लगे आवाज, चलेगा क्या बरगद के पास। मैं अपने रिक्शे पर मौत ढोता हूँ। ये काम करते मुझे कई 100 साल हो चुके हैं। वो जो उस खोपड़ी वाली घड़ी के सामने खड़ा काला बड़ा आदमी देखा था ना तूने, उसी ने मुझे प्रेत बनाया था। मैं सिर्फ प्रेत ही नहीं बल्कि उसका गुलाम हूँ। ये रोज रात आवाज लगाकर मुर्दा लाने का काम मुझे उसी ने सौंपा है, और उसकी भी मालिक है ये तेरी बंसी काकी, जिसने अपने घर ही नहीं बल्कि अपने ससुराल के भी सारे लोग उस पार से इस पार पहुंचाए हैं। वो देख, वहां तुझे देव बिहारी और उसकी माँ के प्रेत भी दिखाई देंगे। इसे जब खून की प्यास लगे, ये किसी भी बदनसीब घर में मानुस का जन्म लेती है, और उसके बाद धीरे धीरे उस पूरे घर के बाशिंदों को उस पार से इस पार यानी
ना ही सिर्फ इस बरगद की ओर, इस नहर के इस पार, बल्कि इंसानी जिंदगी से निकालकर मौत के उस पार ले आती है। ये गनाई भी एक प्रेत आत्मा है, जिसे दुनिया को दिखाने के लिए तो एक बच्चा बनाकर इसने अपने पास रखा है, पर असल में इसका काम शिकार ढूंढने में इसकी मदद करना ही है। और ये इसकी बेटी सुमिता, ये प्रेतनी के पेट से और क्या जन्मेगी, कोई मानुस या प्रेत। देव बिहारी के घर पर जब इसकी नज़र गई, क्योंकि वहाँ इसके लोक का दरवाज़ा यानी वो प्रेत घड़ी थी, जिसमें वो लंबा काला प्रेत रहता था, पर ये उस प्रेत से कहीं ज़्यादा खतरनाक और शातिर है। और इसके आज तक के सब शैतानी शिकालों का ब्यौरा मैं इस लाल किताब में दर्ज करता हूँ, जिसे मैं अपने साथ रखता हूँ। एक ही समय में कई रूप लेकर कई घरों में घूमती है और अपनी शैतानी ताकत बढ़ाने के लिए न ही लोगों को मारकर उन्हें प्रेत बनाती है, बल्कि उनकी लाशों से ऐसे खून निचोड़ती है जैसे अभी तुम्हारी लाश से निचोड़ रही है। मैंने देखा तो बंसी काकी ही नहीं, बल्कि सुमिता और गनाई के साथ साथ प्रेतों की वो भीड़ पूरी शिद्दत से मेरे मुर्दा बदन के खून का कतरा कतरा निचोड़ रही थी। इसके साथ ही उस तिपहिए वाले ने कुदाल लिया और उस बरगद के पास जाकर खड़ा होकर उसने अपना एक हाथ हवा में उठाया और वो कुदाल खुद ही हरकत में आ गई और कुछ ही देर में ज़मीन में एक आदमी की लाश को समाने के लिए एक बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। लहू से खाली मेरी लाश उस अर्थी समेत ज़मीन के हवाले कर दी गई और एक बार फिर उस तिपहिए वाले प्रेत के इशारे पर ज़मीन ऐसे पाट दी गई जैसे कभी खोदी ही न गई हो। उस ओर देखते हुए जैसे ही मैं पलटा तो अब वहाँ उस भयानक प्रेत मंडली का कोई नामो निशान नहीं था। उस अनंत काले अंधेरे में और धुंध में मेरा बदनसीब प्रेत कई मीटर ऊपर हवा में तैरने को मजबूर था। मैं घबराहट और दुख से बुरी तरह रो रहा था। धीरे धीरे किसी तरह मैंने खुद को संभाला और बंसी काकी के उसी मनहूस घर की ओर बढ़ना शुरू किया। आखिर जाता भी तो कहाँ जाता, क्योंकि मैं अब जिंदगी और मौत के बीच लटका था। वहां पहुंचकर पाया तो वो घर ऐसे लगता था जैसे बरसों से वीरान पड़ा हो। यहाँ वहाँ पेड़ के सूखे पत्ते, धूल और जाने कई साल पुराना कचरा जमा था। हवेली के वो सारे कमरे मेरी पिछड़ी जिंदगी की तरह पूरे खाली पड़े थे। कुछ देर बाद ऐसे लगा जैसे हवा का एक तेज झोंका मुझे कहीं खींच रहा है, और कुछ देर बाद उसी झोंके के असर से मैं उसी हॉल में रखी घड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया था। वो काला अफ्रीकी उस घड़ी के साथ ऐसे खड़ा था जैसे नई दुनिया में मेरा स्वागत कर रहा हो। इसके बाद मुझे साथ लिए वो उसी घड़ी में उतर गया। घड़ी के इस ओर बिल्कुल हमारी दुनिया जैसी ही एक दूसरी दुनिया थी। हम जिस हॉल से यहाँ आए थे लगभग वैसे ही एक हॉल में खड़े थे, पर इस ओर सब कुछ एक तरह की धुंध से बना हुआ था, जहाँ लाखों प्रेतनुमा आत्माएं यहाँ वहाँ तैर रही थी। कहना नहीं होगा कि ये प्रेतलोक ही था। इस हादसे को ना जाने कितना वक्त बीत चुका है। उस प्रेत लीला ने जाने कैसे इस खंडर को कैसे एक आलीशान हवेली में तब्दील कर दिया था, जहां अब भी बंसी काकी, सुमिता और गनाई के साथ साथ और कई प्रेतों की खूनी प्यास बुझाए जाने के लिए मेरे जैसे मासूम शिकार लाए जाते थे। इंसानी दुनिया के हिसाब से तो कई बरस बीत चुके होंगे, पर इस प्रेत लोक में वक्त बढ़ता नहीं दिखाई देता। ना यहाँ दिन होता है ना दोपहर, रहती है तो बस एक अनंत रात, अंधेरा ही अंधेरा। आज भी इस घड़ी के साथ उस वक्त के इस पार बैठा
अक्सर मेरा प्रेत अपने पुराने लोक की आवाज़ें सुनने की कोशिश किया करता है। कभी इसी हॉल के उस ओर से किसी को उस हॉल में लेकर आने की आवाज़ें आती हैं, तो कभी उसकी ज़मीन पर पड़े सूखे पत्तों के हवा से सरसराने की। उस लोक में जाने का मुझे आदेश नहीं है, पर आज भी कभी कभी उस ओर से आती एक धुंधली सी आवाज़ मुझे सिहरा जाती है, जो अब भी कुछ बदकिस्मतों से पूछती है, ए, काला बरगद चलेगा क्या?